सुप्रभात बच्चों। मैं सुनीता झा आपकी हिंदी शिक्षिका आपकी ही हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड के ही एक और कविता को पढ़ने वाले हैं और इस कविता के कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। इनका जन्म सन 1900 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1977 ईस्वी में। बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत जी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के छायावाद काल के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। बचपन से ही उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। उनकी आरंभिक कविताओं में यानी जब उन्होंने कविता लिखना शुरू किया था उस समय उनकी कविता में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता था। इसके बाद वो मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। इसके बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव भी स्पष्ट नजर आता है। ये उन्होंने अपने जीविका के लिए उन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन से पुरस्कार मिले, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। उन पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। चिदम्बरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्होंने पाया। उनकी अन्य मुख्य कृतियां बीना, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वकिरण तथा लोकायतन है। तो इन सब चीज़ों को आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि इनसे अगर कोई एक आध नंबर के प्रश्न पूछे जाएं तो उस समय आपको कोई परेशानी ना हो। पाठ में प्रवेश करने से पहले कविता के बारे में जैसे दिया हुआ है कि पाठ में क्या है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस कविता में प्रकृति के सौंदर्य और उसके रोमांच को दिखाया गया है। साथ ही साथ जो पर्वतीय इलाकों में जो पल पल बदलता रहता है मौसम, उसके बारे में उन्होंने बहुत सुंदरता से प्रकृति को इंसानी रूप में बदलकर भी उन्होंने चित्रित किया है और ऐसे चित्रित किया है कि आपको लगेगा जैसे आप उसमें खुद उस जगह पे हैं और आप उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। महाप्राण निराला के अनुसार पंत जी में जो सबसे ज़बरदस्त कौशल है वह है उनकी शैली, उनकी जो भाषा शैली है, उनको बताने की जो उनको लिखने का बताने का जो तरीका है वो सबसे विशेष है। वो अपने विषय को ऐसे उपमाओं से ऐसे उदाहरणों से सजाकर सवार कर लिखते थे कि उस चीज़ को मधुर और कोमल बना देते थे, सुंदर बना देते थे और ऐसा महसूस होता था कि व्यक्ति स्वयं उस चीज़ को देख रहा है। तो चलिए उस कविता को पढ़ते हैं जिस कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। पर्वत प्रदेश में पावस, पर्वत प्रदेश यानी पर्वतीय इलाके में पावस अर्थात वर्षा ऋतु। पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। कवि कहते हैं कि पावस ऋतु थी यानी कि बरसात का मौसम था और पर्वतीय प्रदेश था। यहाँ पे पल पल बहुत जल्दी जल्दी प्रकृति अपना रूप बदलती रहती थी, परिवर्तित करती रहती थी। यानी कि तुरंत बादल है, तुरंत धूप है, तुरंत हवाएं चल रही हैं, मौसम में बदलाव आते रहता था। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। मेखलाकार अर्थात पर्वत के आकार को यहाँ पे कवि ने बताया है जो करघनी के आकार का यानी घुमावदार है, और सुमन यानी पुष्प, जो पहाड़ पे जो फूल खिले हैं उसे कवि ने पर्वत की आंखें बताई है। दृग अर्थात आंखें और सहस्त्र का मतलब है हजार, तो हजारों आंखें, हजारों पुष्प जो हैं वो पर्वत की आंखें हैं। और अवलोक का मतलब होता है देखना, जिससे वो उन आंखों से, वो पुष्प रूपी आंखों से वो देख रहा है नीचे जल में, जो पर्वत के नीचे जो नदी बह रही है उस जल में पर्वत स्वयं देख रहा है। निज अपने ही महा आकार को, अपने ही विशाल आकार को, पर्वत बहुत बड़ा होता है ना, तो उसी विशाल आकार को। अब इसका पूरा अर्थ क्या हुआ? मेखलाकार पर्वत अपार, अपार पर्वत यानी जिसका कोई पार नहीं पा सकता, इतना विशाल है वो मेखलाकार यानी कि घुमावदार करघनी के आकार का पर्वत अपनी हजारों पुष्प रूपी आंखों से नीचे जल में अपने ही महा आकार को देख रहा है, निहार रहा है। जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। अब वही जिसके चरणों में यानी पर्वत के चरणों में पला है ताल यानी नदियां जो हैं
पर्वत के चरणों में ही पलती है, जो कि दर्पण के समान सुंदर और विशाल दिख रही है। दर्पण में हम लोग क्या करते हैं, दर्पण अर्थात आईना, आईना में हम लोग अपनी शक्ल देखते हैं और पानी में भी परछाई दिखती है। तो इसलिए कवि ने कहा है कि जिसके चरणों में यानी पर्वत के चरणों में ताल पलता है, तालाब पलता है, नदियां पलती हैं, यानी उनका उद्गम होता है, और वो नदियां, वो तालाब दर्पण के समान विशाल है, फैला हुआ है। गिरि का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग बड़े निर्झर। निर्झर का मतलब होता है झरना। तो यहाँ पे झरना के बारे में कवि कहते हैं कि गिरी झरने जो हैं वो गिर रहे हैं बहुत सुंदरता से, और गिरते हुए गिरी का यानी पहाड़ के गौरव को गा रहे हैं, उसकी महानता को सुना रहे हैं। उन झरने की आवाज में कवि महसूस करते हैं कि वो आवाज जो है वो पर्वत की गौरव को गा रहे हैं, सुना रहे हैं। उस झरने की झरझर की जो आवाज हो रही है, उसका जो नशा है उससे नस नस उत्तेजित हो जा रहा है, एक्साइटेड होते जा रहा है। और झरने का जो पानी है वो जो लगातार गिर रहा है, ऐसा लग रहा है मोती की लड़ियां, यानी मोती जो पिरो करके पहाड़ से नीचे नदी तक गिरता जा रहा है, और झरने के झाग से भरे हुए हैं ये तालाब, ये नदियां। गिरिवर के उड़ से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरवर हैं, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। कहने का मतलब है कि गिरिवर के उड़ से मतलब पहाड़ के हृदय से ऊपर उठ गए हैं, और उच्च आकांक्षाओं और ऊंचा उठने की चाहत के साथ पेड़ ऊपर आकाश में शांत, एकदम जो शांत आकाश है उसमें झांक रहे हैं, उसमें देख रहे हैं, और ऊंचे उठने की चाहत में और बड़े बनने की चाहत में बड़े बड़े पेड़ ऊपर आसमान में झांक रहे हैं, देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? अनिमेष यानी एक टक, अटल यानी अपनी जगह पर शांत खड़े होकर, लेकिन चिंता पर, कुछ चिंतित होकर। अर्थात इन लाइनों का अर्थ क्या हुआ कि जो पर्वत के सीने पर, पर्वत के ऊपर जो है पेड़, वो लंबे लंबे पेड़ और ऊंचा उठने की चाहत में ऊपर आसमान में शांत आकाश को देख रहे हैं कि और ऊपर उठना है, आकाश को छूना है मुझे। अनिमेष होकर एक टक देख रहे हैं, बिल्कुल शांत, लेकिन थोड़े से चिंतित नजर आ रहे हैं। वो उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। अब यहाँ पर क्या हुआ, अचानक से मौसम में बदलाव आता है और दिखता है कि उड़ गया अचानक, ऐसे बादल, इतना ज्यादा बादल आ जाता है, इतनी बारिश होने लगती है कि ऐसा लगने लगता है कि भूधर यानी पहाड़ जो है वो अचानक कहीं गायब हो गया, कहीं उड़ गया। फड़का अपार पारद के पर, और पारद मतलब पारा, जो मरकरी जिसको बोलते हैं, पारे के समान सफेद पंख से, जो पानी जब बारिश होती है तो कैसे सफेद सा नजर आता है, तो उसी को बताया गया है कि पारे के समान सफेद पंख से वो पर फैलाकर, अपने पंख को फैला करके पहाड़ जो है कहीं उड़ गया, कहीं गायब हो गया। यानी इतनी बारिश होने लगी कि अब पहाड़ नजर ही नहीं आ रहा है। रव शेष रह गए हैं निर्झर, केवल आवाज रह गई है। रवशीष मतलब आवाज, सिर्फ आवाज बच गई है झरने की, निर्झर की। है टूट पड़ा भूपर अंबर, और भूपर यानी धरती पर, ऐसा लग रहा है कि धरती पर आकाश टूट पड़ा है, यानी आकाश इतनी तेजी से धरती पे गिर रहा है कि कुछ और नजर नहीं आ रहा है। धस गए धरा में सब है साल, यानी जो साल एक वृक्ष का नाम होता है जो बहुत लंबे लंबे होते, पर्वतीय इलाके में ही पाए जाते हैं। तो साल के वृक्ष जो है भय के साथ, सब है यानी भय के साथ, वो जो आसमान गिर रहा है धरती पर, जो प्रकृति ने अपना रूप बदला है, उससे डर कर साल के वृक्ष धरती में ही धस गए। धरा अर्थात धरती। उठ रहा धुआं जल गया ताल, और पानी जो तेजी से बरस रहा है, उस पानी की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे तालाब में आग लग गया हो, और आग लगने से धुआं उठ रहा है। यों जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता
इंद्रजाल। और कवि कहते हैं कि ये देखकर ऐसा लग रहा है कि जलद यान में यानी बादलों के यान में बैठकर इंद्र चारों तरफ घूम घूम कर इंद्रजाल यानी माया का जाल फैला रहा है, दिखा रहा है। बच्चों, मैं एक बार इस कविता को फिर से समझा दे रही हूँ और इसको समझने के बाद आप लोग अपने प्रश्नोत्तर खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। बरसात की ऋतु थी और पर्वत प्रदेश था। प्रकृति जो थी वो रह रह कर अपने वेश बदलती रह रही थी, मतलब अपना रूप बदल रही थी। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। मेखलाकार पर्वत यानी कि घुमावदार करघनी की आकार के जो पर्वत हैं, वो पर्वत अपने पुष्प रूपी, फूल रूपी हजारों आँखों से अपने ही महा आकार को नीचे नदी के जल में खुद को निहार रहा है, देख रहा है। जिसके चरणों में पला ताल, वही पहाड़ है ये जिसके चरणों में ताल और नदियां पलती है, जहां नदियों का उद्गम होता है। दर्पण सा जो फैला है विशाल, और वो नदियां, वो तालाब जो हैं वो दर्पण के समान बहुत दूर दूर तक विशाल रूप लेकर फैला हुआ है। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग बड़े निर्झर। झरने पर्वत से गिर रहे हैं, पर्वत का, गिरी का गुणगान गौरव गाते हुए, और उसकी जो आवाज है इतनी मद भरी है, इतनी नशीली है, जिससे कि नस नस में उत्तेजना भरती जा रही है। देखने में झरने का पानी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मोतियों की लड़ी सुंदरता से सजा दी गई है पर्वत से नीचे नदी तक। उसके झाग इतनी सुंदरता से नदी में उठ रहे हैं जो देखकर मन विभोर हो जा रहा है। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरिवर के सीने से यानी पर्वत के सीने से उठकर लंबे लंबे पेड़ तरुवर उच्चाकांक्षाओं के साथ और ऊंचा उठने की आकांक्षा, चाहत के साथ शांत आसमान में देख रहे हैं कि कब मैं इतना ऊंचा उठ सकूं कि आसमान को छू पाऊं। अनिमेष एकटक बिल्कुल अटल शांत होकर, लेकिन थोड़ी चिंतित होकर आसमान की ओर देखे जा रहे हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। अचानक से मौसम बदला और इतनी तेज बारिश होने लगी कि बारिश की बूंदें बिल्कुल पारी के समान सफेद दिख रही है, और ऐसा लग रहा है कि उसी सफेद पंख पर सवार होकर अचानक भूधर अर्थात पहाड़ उड़ गया हो। इतनी तेज बारिश होने लगी कि पहाड़ अब नजर ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो गायब हो गया। रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। और ऐसा महसूस हो रहा है उस पानी की वजह से, उस बारिश की वजह से, और कुछ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ निर्झर यानी झरने की आवाज वहां पे रह गई है। और आसमान ऐसा लग रहा है कि अंबर जो है, आसमान जो है वो धरती पर बिल्कुल टूट पड़ा है, गिरने लगा है। धंस गए धरा में सभय साल, साल के वृक्ष डर कर धरा में धंस गए हैं, घुस गए हैं, अपने आप को छुपा लिया है उन्होंने। उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। और जो ताल है, तालाब जो है पर्वत के नीचे, उसमें बारिश का पानी इस तरह गिर रहा है, और गिरने के बाद जो वो उठ रहा है धुएं के समान दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आसमान गिर रहा है जमीन पे, जिससे कि आग लग गया है तालाब में और उसमें से धुआं उठ रहा है। और यूं मतलब ऐसा लग रहा है कि इंद्र बादल के यान में बैठकर विचर विचर कर यानी घूम घूम कर अपना इंद्रजाल फैला रहा है, अपनी माया फैला रहा है धरती पर। तो मुझे लग रहा है बच्चों कि आपको कविता समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं अगले पाठ के साथ। बाय बाय, टेक केयर।